अपना घर अपना ही होता है, ये मशहूर डायलॉग आपको कभी ना कभी ज़रूर सुनने को मिलता है। मिडिल क्लास आदमी के लिए तो रोटी कपड़ा मकान हमेशा से एक ऐसा नारा रहा है जिसको पॉलिटिशियंस ने हमेशा से एक्सप्लॉइट किया है, खास तौर पे साउथ एशिया के पॉलिटिशियंस ने। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ओनिंग अ हाउस इन पाकिस्तान फार फेस्ट ड्रीम है पाकिस्तानियों के लिए। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया या आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई परफॉर्मेंस नहीं दे दी अपनी फाइनेंशियली, तब तक आपके लिए अपना घर खरीदना एक बहुत डिस्टेंट ड्रीम बन जाता है। इसके दो प्राइमरी रीजंस हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो हाउस प्राइस और इनकम के दरमियान डिस्पैरिटी है वो एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हैं उसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट मिनिमल है। इस वक्त ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं पाकिस्तान में वो कैश ट्रांजैक्शंस हैं, या जिनके पास जो पैसे मौजूद हैं उन्हीं की बेसिस के ऊपर वो घर खरीद सकते हैं या थोड़ा बहुत कर्जा लेकर। लेकिन बैंक के थ्रू किसी ने मॉर्गेज करवाना हो वो एक तो लंबा प्रोसेस है, बैंक्स उसको फैसिलिटेट नहीं करते हैं, और रीज़न ये है कि बैंक्स को अपनी तरफ से फोरक्लोजर लॉ जो है वो उसका एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कोशिश करते हैं कि मॉर्गेज को कम से कम ही रखें। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और नॉर्मल मिडिल क्लास पाकिस्तानीज को होम ओनर बनाने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। सो लेट्स डिस्कस कि ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम क्या है, या फिर दूसरे लफ्जों में मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है क्या, और इससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इसको पूरा ब्रेक डाउन आपको दूंगा कि किस तरह से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम का क्या पूरा स्ट्रक्चर है और आपको किस तरह से इसका फ़ायदा हो सकता है। आपकी इनकम लेवल क्या होने चाहिए, या आपके इनकम लेवल किस लेवल पे हो तब आपको इसका लोन मिलेगा। पूरी वीडियो देखें ताकि आपको इसका अच्छी तरह से आइडिया हो सके। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। प्रोडक्टिविटी और पर्सनल फाइनेंस मेरे पैशन है। अगर आपको इन दो टॉपिक से ज़रा सा भी लगाव है तो आप सही जगह पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी टैप कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस नोटिफिकेशन में मिल जाए। सो एज आई सेड, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है। हम इसको पूरी तरह से देखते हैं और हम आपको बताएंगे कि जो ना किस तरह से आप इसमें ऑप्टिमाइज वे के अंदर अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं और किस तरह से आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। बात यह है कि मिडिल क्लास के लोग जिस तरह से पुलिस से भागते हैं उसी तरह से बैंक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ से भी भागते हैं, मगर सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब मुझे ये बताती है कि आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो बगैर सब्सक्रिप्शन के देख रहे हैं। फ्री की सब्सक्रिप्शन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो फ्री में नोटिफिकेशन में मिल जाए। सो हम अभी फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं इस पूरे सिनेरियो की, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम की। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी मेरी नॉलेज मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो पहले तो हम बात करेंगे कि ये किस तरह से आपको प्रोडक्ट क्या के फीचर्स क्या हैं और बेनिफिट्स हैं क्या। लेट्स सी कि इसके अंदर किस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है इसको। अब आप इसमें देखेंगे तो 3 से 4 टीयर्स बनाई हुई उन्होंने। एक टीयर 0 है जो कि अभी इस चार्ट में आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि टीयर 0 बेसिकली माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के थ्रू अवेलेबिलिटी है उसकी, और उसकी लिमिट काफ़ी कम है तो हम उसको डिस्कस नहीं करते। हम बात करेंगे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की, जो कि नॉर्मली आप लोग उसमें जाना चाहेंगे। तो अगर हम टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 के अंदर जो है 125 स्क्वायर यार्ड्स के या 5 मरले के घर आएंगे, जिसकी कवर्ड स्क्वायर फीट का अगर बात करें तो 850 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया होगा। इसी तरह फ्लैट की बात करें तो फ्लैट भी 850 स्क्वायर फीट के ऊपर आता है। इसी टीयर 1 के अंदर जो मैक्सिमम हाउसिंग प्राइस है वो 3.5 मिलियन की है, यानी कि 35 लाख रुपए की है। इसमें मैक्सिमम फाइनेंसिंग जो हो सकती है वो 27 लाख रुपए की हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पैसे खुद भी अपनी जेब से डालने पड़ेंगे और वो तकरीबन 7-8 लाख रुपए के करीब होंगे, और आपकी जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगी वो 10% होगी। अगर 35 लाख का घर आप ले रहे हैं तो आपकी जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 3.5 लाख की, लेकिन एट द सेम टाइम मैक्सिमम फाइनेंसिंग जो हो सकती है वो 27 लाख की हो सकती है। तो उसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप 30 लाख की कोई चीज़ है तो 30 लाख के ऊपर आप 10% अगर आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए बनेगा उसका। तो 3 लाख रुपए के ऊपर आपको 27 लाख रुपए की फाइनेंसिंग मिल सकती है। तो ये आपका ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से।
अच्छा, रेंटल रेट इसका जो आपका बनेगा, क्योंकि ये अगर आप कहें आप यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो पिक किया है इस टेबल को, ये एक इस्लामिक फाइनेंस के थ्रू पिक किया है, तो इसको वो रेंटल रेट कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये 3% रहेगा फिक्स्ड 5 साल के लिए। 5 साल के उसके बाद जो 5% रहेगा वो 5 साल के लिए 5% रहेगा, और ये रिड्यूसिंग रेट होता है। ये इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अगर आपकी फाइनेंसिंग 10 साल से ऊपर जाती है तो फिर ये काइबोर रेट, जो भी प्रिवेलेंट काइबोर रेट होगा, काइबोर बेसिकली कराची इंटर बैंक ऑफर रेट कहलाता है। बेसिकली जो पाकिस्तान का प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है उसको काइबोर कहते हैं। तो 10 साल बाद ऑफ कोर्स वो चेंज हो सकता है। तो 10 साल के बाद जो भी प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होगा, लेट से वो 6% होता है, तो 6% प्लस 2.5%, तो आपको जो 10 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 8.5% के करीब होगा। इसी तरह टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 के अंदर जो हाउसिंग यूनिट्स के साइजेज़ हैं वो अगेन 125 स्क्वायर यार्ड्स हैं 5 मरले के, और जो फ्लैट के साइजेज़ हैं वो 1250 स्क्वायर फीट के हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि टीयर 1 जो है वो बेसिकली नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट्स होंगे सिर्फ उनके लिए है। तो बेसिकली टीयर 1 आप ये समझें कि मासेस के लिए नहीं है। मासेस के लिए जो है वो टीयर 2 और टीयर 3 आता है। तो टीयर 1 जो मैंने आपको बताया था वो बेसिकली जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर दिस प्रोग्राम है सिर्फ उनके लिए, क्योंकि इतनी कम प्राइस के ऊपर यानी कि 35 लाख के ऊपर घर मिलना वैसे ही नामुमकिन है किसी भी जगह पर। तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर एरियाज़ की बात करेंगे जहाँ पर जो कि गवर्नमेंट खुद बना रही है। जबकि टीयर 2 और टीयर 3 बेसिकली ये जो जो टीयर्स हैं ये आपको कहीं भी आप पाकिस्तान के अंदर घर ले सकते हैं अगर इस खुद उसके अंदर फॉल करते हैं उस कैटेगरी के अंदर, या आपका घर जो आप लेना चाहते हैं वो फॉल करता है। अब टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 के अंदर 150 स्क्वायर यार्ड्स 5 मरला, या फिर फ्लैट की जो स्क्वायर साइज जो फ्लैट का जो साइज़ होगा वो 1250 स्क्वायर फीट होगा। इसके अंदर हाउसिंग प्राइस की जो लिमिट है वो कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम फाइनेंसिंग आप 6 मिलियन की कर सकते हैं, यानी कि 60 लाख की कर सकते हैं। 10% प्रॉपर्टी वैल्यू की आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन करनी होगी। तो लेट से अगर आप 60 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 60 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको 10% का कंट्रीब्यूशन खुद करनी होगी, तो 56 लाख को आप फाइनेंस करवा सकते हैं। अच्छा, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% फिक्स्ड है पहले 5 साल के लिए, फिर 7% है अगले 5 साल के लिए, और उसके बाद अगर आप 10 साल से बियॉन्ड जाते हैं तो उसका काइबोर प्लस 4% है। वैसे वीडियो में मैं आगे बात करूंगा कि आपको कितने टेन्योर के लिए जाना चाहिए। आइडियली आपको 10 साल से ऊपर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी जो लोन्स के ऊपर मैंने और वीडियोस भी बनाई हुई हैं उस पर मैं वही बात की है कि आप मिनिमम अपने ऊपर जो वो रखें, अपना होराइज़न जो है ना कम से कम रखें लोन का। लेकिन इस केस के अंदर आपको क्योंकि बहुत अच्छे रेट्स मिल रहे हैं इनिशियली 5 ईयर्स के लिए, एंड देन आफ्टर दैट एज वेल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, वो भी इतने बुरे नहीं है, तो उस तक तो बिल्कुल ठीक है, 10 ईयर्स ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ना कोशिश करें कि उससे ज़्यादा ना करें आप। टीयर 3 के अंदर थोड़े से ऊपर लेवल के हाउसिंग यूनिट्स आते हैं जिसमें 250 स्क्वायर यार्ड्स का यानी कि 10 मरले का जो घर है वो, या फिर 2000 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है वो उसमें फॉल करते हैं। इसके अंदर भी मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग लिमिट की कोई लिमिट नहीं है, आप 2 करोड़ का भी घर ले सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम फाइनेंसिंग है वो आपको 1 करोड़ की ही होगी। तो 1 करोड़ से ऊपर का आप फाइनेंस नहीं करवा सकते आप, यानी कि 3 करोड़ का भी घर ले लेंगे तो 2 करोड़ आपकी अपनी जेब से जाएंगे, 1 करोड़ का गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी आपको। इसके अंदर जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से वो 15% की होगी। तो फ़र्ज़ करें अगर आप 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें 15% आप अपनी तरफ से डालेंगे, यानी कि 15 लाख अपनी तरफ से डालेंगे, 85 लाख गवर्नमेंट आपको फाइनेंस करेगी। जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 7% होगा फिक्स्ड फॉर 5 ईयर्स, और 9% फिक्स होगा 5 साल के लिए। तो इस पे आपने देखा ये थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। उसका रीज़न ये है कि ये आप थोड़ी सी महंगी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप थोड़ा सा एफ्लुएंट है इसका मतलब है, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट रेट भी इस पे बढ़ा दिया है। और उसके बाद जो काइबोर का रेट होगा वो वही होगा कि जो 10 साल के बाद होगा वो 4% प्लस काइबोर होगा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी कोई अपर लिमिट नहीं है इसके अंदर, यानी कि ना आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी लेट से 10 लाख रुपए सैलरी है महीने की तो आप इसमें नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं कि आप कब नहीं ले सकते इसके अंदर, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर अब हम इसके कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो इस पूरी स्कीम के अंदर जो मैंने आप तक बताया इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में आए होंगे, उसके बारे में बात करें
तो उससे पहले प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। तो लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई प्लॉट्स को फाइनेंस कर सकते हैं? तो प्लॉट्स को फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन प्लॉट्स को फाइनेंस जब कर सकते हैं जब आपका प्लॉट के ऊपर घर बनाने का प्लान हो। तो आपको पूरा अपना प्लान देना पड़ेगा, तब आप जाकर एक प्लॉट को फाइनेंस कर सकते हैं, उस पूरी कॉस्ट को फाइनेंस कर सकते हैं जो आपका घर पे लगेगी। दूसरा, लोगों ने क्वेश्चन ये किया था कि इसके अंदर हम क्योंकि बाय द वे ये पूरी स्कीम जो है ये फर्स्ट टाइम होम ओनर के लिए है, एक फर्स्ट टाइम होम हाउस होल्ड ओनर के लिए है। यानी कि इवन अगर आप कहें कि आपकी वाइफ के नाम पे आपका घर है, कोई भी घर है, आपकी वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और आप खुद अपने नाम पे चाहते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टी आप इस स्कीम के थ्रू अपने नाम पे लें, तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक हाउस होल्ड के लिए घर है प्रॉपर। तो इसलिए अगर और ये द गवर्नमेंट मेक श्योर्स कि आप इसके अंदर फर्स्ट टाइम होम बायर हो। अगर आपने इसमें गलत इंफॉर्मेशन दे दी, फ़र्ज़ करें आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी थी और आपने इस स्कीम के थ्रू एक और प्रॉपर्टी ले ली, और लेट से आपने किसी तरह भी बैंक को डिसीव कर दिया कि आपके पास ये पहली प्रॉपर्टी है, इसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फ़र्ज़ करें ये बात बाद में पता चल गई बैंक को या गवर्नमेंट को, तो वो करेंगे क्या कि आपका जितना भी वो सब्सिडाइज रेट्स हैं इस पूरे प्रोसेस के, वो आप पे एज अ फ़ाइन आ जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकता है वो पूरा आपको इतने पैसे लग जाएं कि वो प्रॉपर्टी आपका फ़ायदा ही ना कर रही हो उसको। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। मेक श्योर कि जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं ये आप इसके अंदर सारी चीज़ें करेक्टली फिल कर रहे हैं, और जो आपका इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है वो ये पहली प्रॉपर्टी है, हाउस होल्ड के लिए पहली प्रॉपर्टी है। अगर नहीं है तो डोंट गो फॉर इट, क्योंकि आप इसमें एलिजिबल नहीं बनते। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इसके अंदर आपकी कोई मैक्सिमम इनकम के ऊपर लेवल है, यानी कि फ़र्ज़ करें कोई किसी की 2 लाख रुपए सैलरी है, किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, किसी की 10 लाख रुपए सैलरी है, तो ये पूरा स्कीम इससे डिफरेंशिएट नहीं करती है। फ़र्ज़ करें 1 लाख, 2 लाख और 10 लाख वाले के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, अपना घर ही नहीं है, इन दैट केस वो सबको इक्वल ट्रीट कर रही है। अनलेस एंड अनटिल आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है आप इसमें जा सकते हैं, आपकी कितनी भी इनकम। एक पॉइंट किसी ने पूछा कि भाई ये घर अगर आप एक्सपैंड करना हो या इसमें कंस्ट्रक्शन करनी हो, ऊपर का फ्लोर बनाना हो या और एक्सपैंड करना हो, तो उसमें इसके पैसे यूज़ हो सकते हैं? तो यस, ये यूज़ हो सकते हैं। इसको फाइनेंस करने के लिए आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने घर को एक्सपैंड करने के लिए इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कि इस फाइनेंसिंग को हम घर को रेनोवेट करने में यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि इसको यूज़ नहीं कर सकते इस तरह से। रेनोवेशन के लिए ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट सिर्फ घर को बनाने के लिए या घर को एक्सपैंड करने के लिए है। अच्छा, किसी ने एक और बात पूछी थी कि इसके अंदर बैंक्स के एम्प्लॉइज़ इसमें शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं स्कीम में, क्योंकि आपको पता है बैंक्स के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल रहे होते हैं या लो इंटरेस्ट के लोन्स मिल रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी प्रिविलेज लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छे रेट्स पर सब्सिडाइज लोन मिल चुके होते हैं। तो अनलेस आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बैंक में काम कर रहे हैं तब तो आपको शायद मिल जाए, क्योंकि आपको वो फैसिलिटी बैंक की तरफ से अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है ये फैसिलिटी और आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं बैंक के अंदर, तो आप इस फैसिलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकते गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ये कि इसमें जो ये फैसिलिटी है 2023 तक तो कोई भी आप इसमें घर ख़रीद सकते हैं, किसी किस्म का भी घर ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ नए घर ले सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये है कि सिर्फ नए घर ख़रीद सकते हैं, फाइनेंसिंग कर सकते हैं, तो पुराने घर भी ले सकते हैं अनटिल 2023, लेकिन जो उसके बाद होगा वो 1 ईयर्स से पुराना घर आप नहीं ले सकते इस फैसिलिटी के अंदर। अच्छा, एक पॉइंट ये कि क्योंकि मिनिमम इनकम इसके अंदर होती है कि आप कुछ तो शो करेंगे ना अपनी इनकम, जब भी तो आपको बैंक लोन देगा। तो क्या इसके अंदर मल्टीपल लोग अपनी इनकम क्लब कर सकते हैं? फ़र्ज़ करें 2 मियाँ बीवी काम कर रहे हैं और दोनों दे आर अर्निंग बोथ लेट्स से मिनिमम इनकम, लेकिन उस इनकम की बेसिस के ऊपर क्या वो दोनों इनकम शो करते हुए एक बंदा ले सकता है? तो हाँ, 2 बंदे अपनी इनकम शो करके एक घर ले सकता है, लेकिन वो जो एक घर होगा वो एक बंदे के नाम पर होगा। एक क्वेश्चन इसमें यह है कि क्या सब्सिडाइज रेट के ऊपर डिफ़ॉल्ट करने में कोई आगे लोन सेम रहेगा? तो इसके अंदर मैंने एक जगह पढ़ा है कि अगर आप इसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं लोन में, तो फिर आपको एक नॉर्मल लोन का रेट पड़ता है वो ज़्यादा होता है। तो मेक श्योर इसके अंदर आप डिफ़ॉल्ट ना करें। और इसी से लिंक्ड एक और क्वेश्चन कि अगर आप इसमें अर्ली पेमेंट करते हैं तो उस पर कोई आपको पेनल्टी पड़ती है, जो कि नॉर्मली होता है बैंक्स के अंदर कि ज़्यादा अर्ली आप पे करें तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी चार्ज करते हैं। तो इस केस के अंदर अर्ली पेमेंट पे कोई पेनल्टी नहीं है।
बैंक्स के साथ डील करते हुए आप काफ़ी अपनी आँखों को खोल के रखें, क्योंकि मेक श्योर कि बैंक कोई आपसे एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ ना माँग रहा हो जो चेकलिस्ट के अंदर मौजूद ना हो, क्योंकि इनकी एक चेकलिस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको देनी है। लेकिन उसके अलावा कोई बैंक माँगे तो आपको यू आर नॉट लायबल टू डू दैट, और उसमें आप कंप्लेन भी कर सकते हैं विदिन 30 डेज़। पहले तो बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद आप स्टेट बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों अगर आपका बैंक आपको एक्स्ट्रा चीज़ें माँग रहा है जो कि आपके ख़्याल में सही नहीं है, वो आप डेफ़िनेटली ना दें उनको, और आप हायर अथॉरिटी से बात करें। एक और पॉइंट ये कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम लोन का टेन्योर क्या हो सकता है। तो इसके अंदर ये है कि 10 साल मिनिमम है, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ कि 10 साल से ऊपर भी ना करें और नीचे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम थ्रेशोल्ड ही वही है। और 20 साल मैक्सिमम है, तो 20 साल का भी मैक्सिमम आप थ्रेशोल्ड ले सकते हैं। इसके अलावा ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जो कि हम भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस स्कीम में जा सकते हैं। तो डेफ़िनेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कंडीशन वही है कि बाकी जितनी भी कंडीशन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए वही कंडीशन रहेगी, और आप उसके अंदर अपना लोन ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपकी कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी पाकिस्तान में ना हो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, लेट्स से 5%, 7%, 10%, जो भी 10% तो नहीं, लेकिन 5%, 7% या 8% जो भी मेंशन किए हुए हैं, वो बेसिकली रिड्यूसिंग रेट्स हैं। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने उसको फिक्स रेट पे कैलकुलेट किया तो उसकी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा बनती है। तो बेसिकली अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो कि रिड्यूसिंग रेट पे कैलकुलेट करेंगे, तो काफ़ी कम है, यानी कि 5% वो इफेक्टिवली ऑलमोस्ट 2.5 2.7% के दरमियान बनता है। तो अगर आप ये सोचें कि आपको लोन मिल रहा है, अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट पाकिस्तानीज़ की, तो एक्सपर्ट पाकिस्तानीज़ मुझसे ये कहेंगे कि भाई 7% के ऊपर से कम तो हमको यहाँ पर ही लोन मिल जाएगा, तो हम क्यों जाएं वहाँ पर पाकिस्तान में लोन लेने। तो उसका जवाब ये है कि 7% पे जो लोन मिल रहा है आपको पाकिस्तान में, वो रिड्यूसिंग पर है। तो रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि आप इफेक्टिवली 3.6 3.7% पे आपको मिल रहा है वो लोन। लेकिन जो यहाँ पर आपको लोन मिलेगा, पर्सनल लोन दिरहम वैल्यूज़ के अंदर, वो एक तो दिरहम में मिलेगा, तो दिरहम की वैल्यू ऊपर जाती है तो आपको नुकसान होगा। दूसरा ये कि वो वैल्यू जो लोन मिल रहा होगा आपको, वो आपको मिल रहा होगा ऑलमोस्ट 4% पे, 4.5% पे, हार्डली आपको 3.5% में मिलेगा। तो आपको ये लोन रेट जो मिल रहे हैं पाकिस्तान में, इससे अच्छे रेट्स इवन पाकिस्तान में नहीं मिल सकते। तो ये तो बेस्ट है अगर कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं रहता, ओवरसीज़ है और उसका घर नहीं है पाकिस्तान में या कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इन दैट केस उसको तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए ऑप्ट करना चाहिए और अपना घर बनवा लेना चाहिए। वैसे ओवरसीज़ के लिए मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के लिए डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, आप डेफिनेटली गो चेक देम आउट और उनको आप देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेंगी। अब हम बात करें अगर एक नॉर्मल टिपिकल हाउस होल्ड की, अगर एक एग्जांपल लें, एक रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली का जो कि एक हस्बैंड वाइफ प्लस लेट्स से 3 बच्चे हैं उनके, अंडर द एज ऑफ 15 ऑल ऑफ देम। तो अगर हम इस फैमिली के स्ट्रक्चर को देखें कि इनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो हम बात करते हैं एक घर की, एक अपार्टमेंट की। लेट्स से बेस्ट ये होगा कि ये लोग 2 to 3 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर रहें, लेट्स से 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहें। एक ब्रेड विनर होगा जिसकी सैलरी लेट्स से 2 से 2.5 लाख रुपए है। आइदर वो रेंट पे रह रहे हैं या फैमिली होम के अंदर हैं, जिस तरह भी है इन एनी केस। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इसके अंदर कि आप इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी को जब लें तो रेंट पे नहीं दे सकते, और इट इज़ एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए रेंट पे नहीं दे सकते। और ये सही भी है, क्योंकि भाई आप ले रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिया है उन लोगों को जो होमलेस हैं, जिनके घर नहीं है, जो किराए पर रह रहे हैं। तो बेहतर ये है कि वो लोग ही उसको यूटिलाइज़ करें, बजाय इसके कि लेट से आप अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं और आप अपना घर ख़रीद लें इस स्कीम के थ्रू, और उसके अंदर फिर आप उसको रेंट पे दे दें। तो ये तो इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हुई और ये सही बंदे पे पहुंचा भी नहीं। तो बेसिकली आप रहेंगे खुद ही इसके अंदर, रेंट पे नहीं दे सकते, अदरवाइज़ इसके अंदर पेनल्टीज़ हैं अगर आप पकड़े गए। तो इसका मेक श्योर करें कि वो ऐसा ना हो। अच्छा, अब हम बात करें अगेन जिस तरह हमने मेंशन किया कि एक हाउस होल्ड है, वो दे आर द हाउस होल्ड ऑफ 5 लोग। अब उसके अंदर वो एक ब्रेड विनर है, या लेट से दोनों काम कर रहे हैं और 2 से 2.5 लाख रुपए उनकी सैलरी है महीने की। अगर वो चाहते हैं कि वो अपार्टमेंट ख़रीद लें, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग जो अपार्टमेंट जिसमें रह रहे हैं वो 50 हज़ार रुपये उसका रेंट है, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि कोई 1 करोड़ 40 लाख रुपए का अपार्टमेंट उनको समझ में आ रहा है कि वो ख़रीद लें, उसकी डाउन पेमेंट जाएगी तकरीबन 42 लाख, इतना उनको निकालना पड़ेगा। अमाउंट टू बी फाइनेंस 98 लाख।
1 करोड़ 40 लाख का जो अपार्टमेंट है उसके लिए आपको, क्योंकि आप 1 करोड़ से ऊपर की फाइनेंसिंग कर नहीं सकते, तो आपको उसके लिए डाउन पेमेंट एटलीस्ट 30% देनी पड़ेगी, ताकि वो 4.2 मिलियन या आप उसको कह लें 42 लाख्स वो बन जाए। जब वो 42 लाख्स आप डाउन पेमेंट अरेंज कर लेंगे तो आपको 98 लाख्स के ऊपर ये घर या ये फ्लैट आप फाइनेंस करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो फाइनेंसिंग का टेन्योर है वो आप रखें 5% रखें 5 साल पे और 7% रखें अगले 5 साल पे, तो 10 साल का टेन्योर रखें आप इसके अंदर, और इसको एवरेज आउट कर लें फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 6% पे। और मंथली पेमेंट जो आपकी बनेगी 10 साल के लिए वो 1,08,000 बनेगी, राइट। 1,08,000 आपको ज़्यादा लग रही होगी, आई एम श्योर ज़्यादा है भी, लेकिन अब पॉइंट ये ना कि आप जो 50,000 रुपये दे रहे हैं, आप उसमें ये भी देखें कि 50,000 रुपये जो किराए में जा रहे हैं आपके, वो कहीं नहीं जा रहे, वो उसका आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उसमें 50,000 रुपये और ऐड करें, आपकी इक्विटी बिल्ड होगी, आप उसके अंदर फ्लैट के मालिक बन जाएंगे, अपार्ट रादर देन जस्ट लिविंग ऑन द रेंट। अच्छा, इसी कैलकुलेशन को अगर आप 80 लाख पे करें, यानी कि आपकी 80 लाख की प्रॉपर्टी है, आप ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहते, तो 80 लाख के ऊपर आपको 20 लाख रुपए लेट से देना होंगे, या 30% कर लें तो, या अराउंड 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर दें आप, और उस पर आप कर दें कि 60 लाख रुपए को फाइनेंस करवा दें। उस केस में 1,08,000 की बजाय आपका जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 65,000 बनेगी, तो ऑफकोर्स वो कम हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये कि आप मेक श्योर करें कि आप सारी कैलकुलेशन करें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ़ौरन इसमें कूद जाएं और लोन ले लें। आप ये भी देखें कि जो आप लेट से 1 करोड़ 40 लाख रुपए का जो अपार्टमेंट ख़रीदेंगे उसके सर्विस चार्जेस भी होंगे। आई एम श्योर इस वक्त कराची जैसे सिटी के अंदर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के जो अगर अपार्टमेंट लेते हैं तो आपके अच्छे अपार्टमेंट के जो सर्विस चार्जेस हैं वो इस वक्त 10,000 रुपये के करीब होंगे। तो आपके महीने के जो 1,08,000 रुपये बन रहे होंगे उसमें ऑन टॉप ऑफ दैट 10,000 रुपये सर्विस चार्जेस भी होंगे। हाँ, अगर आप घर लेंगे तो घर के अंदर वो इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन घर की मेंटेनेंस अपनी खुद की होती है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप ये देखें कि आपको ऑन टॉप ऑफ दैट वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी जो एसोसिएटेड होती हैं घर ख़रीदने के साथ, क्योंकि घर आप ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि आपको उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, आपको उसकी मेंटेनेंस के पैसे भी पे करने हैं, आपको उसकी वैसे भी अपकीप रखने के लिए भी घर को जो ना थोड़ा सा खर्चा करना होता है, जो कि नॉर्मली आपका लैंडलॉर्ड कर रहा होता है अगर आप रेंट पे रह रहे होते हैं। इन दिस केस आप खुद लैंडलॉर्ड होंगे तो आपको सारे खर्चे खुद करने होंगे। मैं ये सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा काम ये है कि आपको पूरी तरह से सारी की सारी पिक्चर दूँ मैं आपको, ताकि आप अपना वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अच्छा, इसके अलावा ये कि इन केस आपको ये पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा लग रही हैं, तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट को मैंने 10 साल पे कैलकुलेट करके बताया, आप उसको 15 ईयर्स भी कर सकते हैं, 20 ईयर्स भी कर सकते हैं। लेकिन उस इतने लंबे प्रोसेस में, क्योंकि बाहर मॉर्गेजेस होती ऐसी हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो 25 साल की मॉर्गेजेस होती हैं, 30 साल की होती हैं, 20 साल की होती हैं, लेकिन मैं कभी भी उसका प्रोपोनेंट नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉर्गेज का टेन्योर कम होना चाहिए। आप अपने ऊपर 10 साल के अंदर ठीक है थोड़ा सा अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, अपने आप को स्क्वीज़ करेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए क्योंकि वो टाइम होराइज़न कम होगा तो आप बहुत जल्दी उसमें से निकल जाएंगे और नेक्स्ट चीज़ पे चले जाएंगे। अगर आप 20 साल तक उसी प्रोसेस में रहेंगे तो वो बहुत लंबा टाइम होता है। यू नेवर नो कब और कहाँ पहुँचा हो उसके बाद, और आपको क्या की इंस्टॉलमेंट की पड़ रही हो। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ फिक्स हो गई है विद इन 10 ईयर्स आप उसको ख़त्म कर दें, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास ऑप्शन है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। आई नो कि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो शायद मैंने आंसर्स नहीं किए होंगे। तो अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मुझसे कमेंट में पूछ लें, या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे मुझे फॉलो करके मुझे वहाँ पर पूछ लें। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई कि मैं जो है ना उसका बेस्ट जो मेरी नॉलेज में है उसका जवाब दे सकूँ, और अगर मेरे पास जवाब नहीं होगा तो मैं रिसर्च कर लूँगा थोड़ी सी और उससे बता सकूँगा आपको। अदरवाइज़ मैं आपको पॉइंटर्स भी दे दूँगा कि कहाँ पर आप जा सकते हैं अपने क्यूरीज़ को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।